So can you tell me what exactly is an adverb? In your own words, describe what is an adverb. आप अपने वर्ड्स में बताइए कि एडवर्ब क्या होता है, आप क्या समझते हैं एडवर्ब से. What is the meaning of adverb? यानी वर्ब या एडजेक्टिव के मीनिंग को स्ट्रेस करता है। जैसे ही रन फास्ट है तो वो दौड़ रहा, मतलब वो फास्ट दौड़ रहा है। Exactly. It किसी भी describes वर्ब or को it describes or modified. Basically, it describes or modify a verb in this sentence. Not only verb, सिर्फ verb को ही modify नहीं करता है, ये adjective को भी modify करता है. Another adverb यानी और एक adverb already present है, उसको भी modify करने के लिए आप एक adverb लगा सकते हैं. कोई phrase present है, उसको भी modify करने के लिए आप adverb लगा सकते हैं, या फिर कोई clause भी अगर आपके sentence में है, उसको भी modify करने के लिए आप adverb ही लगाएंगे. So basically, adverb is the part of the sentence, or you can say the member of your part of speech, which describes or modifies the meaning of a verb, an adjective, or another adverb, or a phrase or a clause in the sentence. So if you can look in the examples, you can see the first example is he ran fast. That means ran is your verb. In the first sentence, it is describing or you can say modifying the verb. तो यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस में वर्ब को यानी कि जो काम किया जा रहा है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है. इन द सेकेंड सेंटेंस, दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज. नाउ स्वीट इज एन एडजेक्टिव, ओके, बिकॉज मैंगो की कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड बताया जा रहा है, दैट इज वाई स्वीट इज एन एडजेक्टिव. नाउ वेरी इज डिस्क्राइबिंग और यू कैन से मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ स्वीट. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज डिफरेंस? अगर मैं दो सेंटेंसेस लेती हूँ, these are sweet mangoes and these are very sweet mangoes, दोनों के मीनिंग में ऐसा क्या अंतर कर रहा है? वेरी, दोनों के मीनिंग में क्या अंतर कर रहा है? गुड दूसरे इवनिंग. में ये बता रहा है कि वो कितना ज्यादा मीठा है। एग्जैक्टली, इट इज टेलिंग यू सम एक्सटेंट. ठीक है, आप लॉग इन कर लीजिए, अदरवाइज ये ऑन कर सकते हैं. अकेले हैं तो लॉग इन कर ही लीजिए. सो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर स्वीटनेस जो है, ठीक है, कितनी स्वीटनेस है, मतलब व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द स्वीटनेस ऑफ मैंगोज, वो वेराई कर रहा है. ठीक है, बहुत स्वीट है, कम स्वीट है, कैसा स्वीट है वो बता रहा है. दैट मीन्स इट इज डिस्क्राइबिंग द लेवल ऑफ स्वीटनेस यू कैन से इन दी मैंगोज. तो यहाँ पर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कितना स्वीट है, उसके बारे में कुछ मॉडिफाइंग, उसके मीनिंग में कुछ मॉडिफाई किया जा रहा है, इसीलिए उसको एडवर्ब बोला जा रहा है. नाउ यू कैन लुक इन द नेक्स्ट एग्जांपल, शी स्पीक्स वेरी लाउडली. मुझे यहाँ ये बताइए कि व्हाट इज द मेन वर्ब इन द थर्ड सेंटेंस. व्हाट इज द मेन वर्ब? शी स्पीक्स वेरी लाउडली. इसमें मेन वर्ब क्या है? स्पीक्स। स्पीक्स इज योर मेन स्पीक्स। वर्ब. अब मुझे ये बताइए कि which of the word is modifying or you can say describe the main verb in this sentence. इस sentence का main verb है speak. इसको modify या describe करने वाला कौन से word है? वेरी लाउड, वेरी लाउडली को मॉडिफाई किया गया है। Loudly is modifying the speaks, right? इसमें जो word है speaks, उसको direct modification कौन कर रहा है? Loudly. That means the first adverb लाउडली। of, yes, the first adverb of this sentence will be loudly, because वो direct आपको verb जो है उसका modification कर रहा है. Now next modification is very. किसका modification कर रहा है very? किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है वेरी यहाँ पर? शी स्पीक्स वेरी लाउडली में वेरी किसको
मॉडिफाई कर रहा है? Loudly. Loudly को, Loudly को. that means it is describing, or you can say modify the meaning of an adverb that is already present in the sentence. आपके सेंटेंस में ऑलरेडी एक एडवर्ब प्रेजेंट है, दैट इज डिस्क्राइबिंग, और यू कैन से मॉडिफाइंग द मीनिंग ऑफ योर वर्ब, और उस एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने के लिए आपने और एक एडवर्ब लगा दिया है सेंटेंस में. नाउ द फोर्थ एग्जांपल इज ही इज सिटिंग बिसाइड हर. व्हाट इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? सॉरी, ही इज. Verb, ma'am. यस, वर्ब क्या है? ही इज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर. मेन वर्ब क्या है? Sitting. सिटिंग इज योर मेन वर्ब. Sitting. यस. तो इसमें जो सेंटेंस है ही वॉज सिटिंग, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सेंटेंस, जहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट एग्जैक्टली कर क्या रहा है. ओके, व्हाट द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट. फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है ही वॉज सिटिंग. नाउ द सेकेंड पार्ट, क्लोज बिसाइड हर. बिसाइड हर फ्रेज क्यों है, कोई बता सकता है? यहाँ पे लिखा गया है कि दैट इट इज मॉडिफाइंग द फ्रेज बिसाइड हर. बिसाइड हर फ्रेज क्यों है? अच्छा, टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस? ही वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर. व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस? He subject. एन ऑब्जेक्ट. ही वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर. बिसाइड हर जो है वो फ्रेज इसीलिए है बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट गिव्स यू सम पार्शियल मीनिंग इन द सेंटेंस. जो सेंटेंस है उसका पार्शियल मीनिंग बता रहा है आपको. कुछ हो रहा है उसके बगल में, दैट मीन्स देयर इज एन ऑब्जेक्ट, उसके बगल में कोई काम किया जा रहा है एंड शी इज बीइंग इफेक्टेड बाय दैट. ना वो वहां पर जो फ्रेज है बिसाइड हर, उसको मॉडिफाई क्लोज कैसे कर रहा है? हाउ इज इट मॉडिफाइंग द फ्रेज? यहाँ पे सेंटेंस में अंडरलाइन किया है क्लोज को, दैट मीन्स एडवर्ब तो आपका वही है, पर वो किस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है? जो फ्रेज है बिसाइड हर को कैसे मॉडिफाई कर रहा है? ही वॉज सिटिंग. मतलब कैसे बैठी है. हाँ, जैसे एडवर्ब इज व्हाट, इट इज मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज. तो कैसे मॉडिफाई कर रहा है? सी द थिंग इज कि यहाँ पर लिखा है कि ही वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर. ही वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर, इसका मतलब कि अगर इसमें से, इसका मैं, अगर इसमें से मैं क्लोज हटा भी देती हूँ, इफ यू वांट टू लॉग इन यू कैन. ही वॉज सिटिंग बिसाइड हर. ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है ही, वो ऑब्जेक्ट के बगल में बैठा है. ओके, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन हैव द नॉलेज फ्रॉम द सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस में क्या मीनिंग है? बच्चे बाहर जाके बात करिए. इफ ही वॉज सिटिंग बिसाइड हर, ठीक है, अगर क्लोज में हटा दूं इस सेंटेंस में से, तो बिसाइड हर का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि वो उसके बगल में बैठा है. कैसे बैठा है? क्लोज बैठा है. सो इट इज डिस्क्राइबिंग, यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट. यहाँ पर आपका ये क्लोजनेस जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है इस सेंटेंस में? आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस. ओके, तो कैसे बैठा है वो डिस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन्स मीनिंग मॉडिफाई कर रहा है बिसाइड हर का. तो बिसाइड हर जो फ्रेज है उसको मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब. एनी डाउट इन दिस? चारों जो एग्जाम्पल है उसमें किसी को कोई डाउट है?
Yes, is there any doubt regarding these examples? Okay, moving on. Next is your, जब भी आपका कोई एडवर्ब आपके सेंटेंस के आगे लगता है, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर लग जाए, तो इट कैन मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस। दैट मीन्स जो पूरा सेंटेंस मीनिंग कन्वे करना चाहता है आपको, उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग आप चेंज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग एन एडवर्ब इन फ्रंट ऑफ दैट सेंटेंस। स्टार्टिंग ऑफ दिस सेंटेंस में वो लगा दिया जाए एडवर्ब, तो वो पूरा मीनिंग चेंज कर देगा। लेट्स सी द एग्जांपल्स। Unfortunately, the bank closed at 2 today. इस सेंटेंस में से अगर मैं अनफॉर्चुनेटली हटा देती हूँ, द बैंक क्लोज्ड एट 2 टुडे, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका क्या मीनिंग हुआ? द बैंक क्लोज्ड एट 2 टुडे। यस कमेंट। द बैंक क्लोज्ड एट 2 टुडे, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बैंक 2 बजे बंद हो गया। बैंक 2 बजे बंद हो गया। इसका मतलब, बच्चे पढ़ना है तो पढ़िए, अदरवाइज यू कैन वर्क आउटसाइड। ओके, अनफॉर्चुनेटली लगा देने का क्या मतलब हुआ? इसमें क्या मॉडिफाई किया इस मीनिंग में? बैंक 2 बजे बंद हो गया, ये आपका मेन सेंटेंस है। अनफॉर्चुनेटली लगाने के बाद अनफॉर्चुनेटली का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफॉर्चुनेटली? तो वो अगर मैंने लगा दिया सेंटेंस में आगे, तो क्या मीनिंग चेंज हुआ? अनफॉर्चुनेटली द बैंक क्लोज्ड एट 2 टुडे। इट डिस्क्राइब्स द मतलब इफेक्ट। अनलकीली बैंक बंद हो गया। हाँ, मतलब कि बैंक बंद होने की वजह से इससे जो स्पीकर है या जो राइटर है, उस पे क्या असर पड़ रहा है, राइट? दैट मीन्स ही डिड नॉट, ही और शी, whoever the spoker of this sentence did not wanted the bank to be closed after 2, right? उसको कुछ काम चाहिए था बैंक से, जिसके लिए उसको 2 बजे ही फ्री हो रहा था शायद वो, तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली का क्या मतलब हुआ? उसके लिए वो अच्छा नहीं हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली द बैंक क्लोज्ड एट 2 टुडे। ओके, तो एडवर्ब। सर्टेनली शी इज राइट। अब शी इज राइट जो है, शी इज राइट का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ सही है, ठीक है। सर्टेनली अगर मैंने इसमें लगा दिया, तो इसका क्या मीनिंग चेंज हो रहा है? सॉरी, 6, नो 5 ओनली। तो यहाँ पर सर्टेनली लगाने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ये स्टेटमेंट है, इसके आगे वाला जो स्टेटमेंट है, वो उसको पूरी 100% सपोर्ट दे रहा है। सर्टेनली एक टाइप ऑफ एडवर्ब होता है जहां पर वो आगे आने वाले या उसके साथ लगने वाले जो स्टेटमेंट का मीनिंग है, उस मीनिंग को वो 100% सपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स शी इज राइट इज जस्ट अ स्टेटमेंट कि उसने जो भी कहा या वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है। बट इसमें अगर सर्टेनली आपने लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो भी कर रही है वो पक्का तौर पे आप कह रहे हैं कि 100% आप गारंटी दे सकते हैं कि वो सही कर रही है या सही कह रही है। ओके, एनी डाउट इन दैट? सो द नेक्स्ट इज, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है। नोट इसमें क्या लिखा है कि मोस्टली आपके जो एडवर्ब्स होते हैं उसके एंडिंग में एल वाई लगता है। जैसे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली है, लाउडली है, सर्टेनली है, सबके पीछे एल वाई लगा है। ये मोस्टली केसेस में होता है, बट दैट डजंट मीन कि आपका जो एडवर्ब है, अगर उसमें एल वाई नहीं लगा है तो वो एडवर्ब नहीं है, या फिर अगर कोई भी वर्ड में एल वाई लगा है तो वो एडवर्ब ही है। ओके, it doesn't give you a guarantee that any word which is ending with ly is an adverb, or any word who is not ending with ly is not an adverb. It is just a simple statement that usually under normal conditions, most of the words that are used in the adverb places and that acts as an adverb in the sentence
have the format of ending with ly. For example, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रेंडली हो गया, लोनली हो गया, लवली हो गया, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, ये सारे वर्ड्स आपके जो है एज एन एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस में. बट इफ यू गो थ्रू द स्ट्रक्चर, अगर आप ये बिलीव कर ले कि आपके जो एडवर्ब्स हैं वो हमेशा एलवाई से स्टार्ट होते हैं, दीज वर्ड शुड बी एन एडवर्ब, बट ऐसा नहीं होता है. दे डोंट एक्ट एज एन एडवर्ब अनलेस एंड अनटिल यू यूज देम एज एन एडवर्ब. अगर आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं पर्पसली फॉर एन एडवर्ब, देन इट इज ओके. But mostly these are the qualities that you use to describe someone. किसी person को आप उसका behavior का quality बताने के लिए, how are they behaving, are they friendly or not, are they lovely or not, are they lonely or not, that means these are characteristics of a person. that is why यहाँ पर जब वो characteristic बताता है तो क्या होता है, adjective होता है. तो that is why यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अगर आपका वर्ड ly से एंड हो रहा है तो वह एडवर्ब ही हो, एंड इट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर ly से एंड नहीं हो रहा है तो वह आपका एडवर्ब नहीं है. अंडर नॉर्मल कंडीशन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज एन एडवर्ब basically end with ly. Okay, next thing is your adverb clause. What is an adverb clause? क्लॉज पहले तो क्या होता है कि आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जहां पर आपका सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा. इट यू कैन से इट कंटेन्स हाफ ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, आप उस फ्रेज को कहीं भी एज इट इज जो भी अरेंजमेंट है वर्ड्स का, उस अरेंजमेंट को साथ में, उसी अरेंजमेंट स्टाइल में आप उठा के किसी दूसरे सेंटेंस में भी डाल सकते हैं. इट विल बी यूज्ड इन द सिमिलर manner. Okay, so that is what called clause. ठीक है, clause has a subject and verb. So if the group of word that contains a subject and verb, अगर clause जो है जहां पर एक subject है और एक verb है, उसको आप sentence में इस तरीके से डाल रहे हैं that it is acting as an adverb of the sentence, that is it is modifying the meaning, or you can say the modifying the meaning of a verb or the whole sentence. It is called adverb clause. When this class is over, we are going to mark it. Now how is it acting as an adverb? We are going to the market. Going आपका main verb है यहाँ पर. We are going to the market is the main part of the sentence where going is the main verb. अब when this class is over, ये condition लगाया गया है कि आप कब market जाएंगे, जब ये class over हो जाएगी. So when this class is over is then condition applied of doing the work. जो भी काम हो रहा है उस पे ये कंडीशन लगाया गया है कि जब ये काम होगा, जब या फिर जब ये चीज होगी तभी आप जा सकते हैं मार्केट में. So it is applying a certain condition that has to be followed to do the work. So it is modifying the verb. अब verb को modify कर रहा है तो it is an adverb. And since this is a clause, it is an adverb clause. Okay. Now adverbial phrase क्या होता है? Adverbial phrase is a group of word, यानी कि यहाँ पे भी एक group of word है, लेकिन इसमें subject और verb नहीं होता है. Subject और verb नहीं होता है, but still it is a group of word. You can use it with different, you can say sentences for the similar meaning. Okay. सिमिलर मीनिंग के लिए आप बस उस फ्रेज को उठाकर, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड को उठाकर दूसरे सेंटेंस में डाल सकते हैं. जितने भी सेंटेंसेस में आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं. सॉरी. सो व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नॉट कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एक्ट एज एन एडवर्ब, यानी कि उस फ्रेज में जहां पर सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है, बट देयर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस in the similar manner, is acting as an adverb in the sentence. It is called adverbial phrase. Prepositional phrase इसको क्यों कहा जाता है? Adverbial phrase are also referred to as prepositional phrase because it is basically जहाँ वो phrase होता है आपका, ये जो adverbial phrase जहाँ भी use होता है, हमेशा इसमें
prepositions present रहते हैं. You can go through the examples. She went to the market. He works on holiday. They lived in USA during the war. मतलब हर एक फ्रेज में यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो आपका एडवर्बियल फ्रेज है, और हर एक फ्रेज में आप देख सकते हैं कि एक ना एक preposition present है. Now, since there is a preposition present in every adverbial phrase, you can say that is why they are called prepositional phrase also. Okay. Next thing is your infinitive phrase. Infinitive phrase का prepositional phrase या adverbial phrase से कोई relation नहीं है. Don't think it is the part of adverbial phrase or prepositional phrase. Infinitive phrase is the type of phrase. ये एक टाइप ऑफ फ्रेज है जिसको आप यूजुअली सेंटेंस में एज एन एडवर्ब आप लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज रेफरिंग टू. इंफिनिटिव फ्रेज क्या होते हैं? इट ऑलवेज रेफर टू यूजुअली टेलिंग व्हाई, मतलब कोई भी चीज क्यों हो रही है वो बताने के लिए इंफिनिटिव फ्रेजेस यूज होते हैं. नाउ सिंस इट मॉडिफाइज द वर्ब, यानी कि कोई काम क्यों हो रहा है उसका बारे में बताया जा रहा है. तो काम क्यों हो रहा है, दैट मीन्स वर्ब क्यों हो रहा है, तो वर्ब का मॉडिफिकेशन ही हो रहा है एक तरह से. दैट इज व्हाई दे आर मोस्टली यूज, यू कैन से they usually act as an adverb in the sentence. She hurried to the railway station to see her mother. Ram ran to catch the train. ठीक है, ये सारे जो phrases हैं, जो underline phrases हैं, ये सारे आपके phrases क्या बता रहे हैं? कोई काम क्यों हो रहा है इसका आंसर दे रहे हैं. नाउ सिंस कोई काम क्यों हो रहा है, जो भी वर्ब है उसके बारे में ही आपको बताया जा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है. दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस. नाउ एक नोट लिखा है यहाँ पर दैट एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई एडजेक्टिव बट एन एडजेक्टिव कैन नॉट मॉडिफाई एन एडवर्ब. इसका एग्जाम्पल आप ऊपर देख सकते हैं. बी नंबर एग्जाम्पल जो है आपका पहला ABCD में बी नंबर एग्जाम्पल जो है, these are very sweet mangoes. Sweet is your adjective in this sentence. Very is used to modify. Very यहाँ पर सेंटेंस में किसके लिए मॉडिफिकेशन कर रहा है? स्वीट के लिए, यानी कि एडजेक्टिव के लिए. बट वही जो आपका तीसरा नंबर यानी कि C नंबर सेंटेंस है, she speaks very loudly. Loudly is an adverb. उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए एक एडवर्ब ही यूज हुआ है. यू कैन नॉट यूज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई और टू डिस्क्राइब एन एडवर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेंटेंस. ओके, यहाँ पर लाउडली जो है इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप कोई एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकते. आप और एक एडवर्ब लगा के इसको कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ भी इसके बारे में मॉडिफाई करेंगे. दैट इज दैट वर्ड which will be modifying another adverb is also called an adverb. Adjective cannot be used to modify an adverb in the sentence. Okay. Okay, so before we finish this, if there any doubt you can ask me later on. Okay, so ये चीज मैं यहाँ पे start कर देना चाहती हूँ so that we can finish it quickly also. So now we'll discuss type of adverbs. We still have time, so at least we can discuss the type of adverbs. Type of adverbs basically अगर आप broad qualification करते हैं, broad category में उसको बांटना चाहते हैं, तो broadly आप कैसे classify कर सकते हैं? 3 तरह के आपके adverbs होते हैं. First one is your simple adverb, second is your relative adverb, and third is your interrogative adverb. सिंपल एडवर्ब वो होते हैं जो सिंपली आपके वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव या आपके फ्रेज क्लॉज को सिंपल मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी सिंपली कोई एक इंफॉर्मेशन आपके वर्ब के बारे में यानी या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के बारे में वो कोई सिंपल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें. रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? that modifies the verb referring back to the antecedent in the subject. Antecedent क्या होता है ये मैंने आपको adjective पढ़ाते वक्त बताया था. So you can go through the text जो मैंने आपको भेजे थे and you can find out what is an antecedent. तो relative adverbs वो होते हैं जो modification तो करते हैं, लेकिन modification करने के साथ साथ वो antecedent यानी कि subject का जो antecedent है
जो भी आपका एंटीसीडेंट है यानी कि जो वर्ब है वो किसको रेफर कर रहा है, वो किसने वो काम किया है, ठीक है, उसको रेफर बैक करता है। यानी कि जो भी मेन आपका सब्जेक्ट, यू कैन से सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, जो भी काम कर रहा है आपके सेंटेंस में, उस बंदे को या उस पर्सन को या उस यू कैन से पार्ट ऑफ द सेंटेंस को वो रेफर बैक करता है। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब उसको वर्ब को मॉडिफिकेशन करते करते वो उसको रेफर बैक भी, एंटीसीडेंट को रेफर बैक भी करता है। बेसिकली एक वर्ब और एंटीसीडेंट का रिलेशन भी बताता है, यू कैन से। सो रिलेटिव एडवर्ब it not only modifies words but also refer back to the antecedent in the sentence. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो मॉडिफाई करते, कैसे करते हैं मॉडिफिकेशन, क्वेश्चन करके, राइट। इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन करना। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछ के मॉडिफिकेशन करते हैं या कोई क्वेरी करके आप क्या करते हैं, वर्ब का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का या फ्रेज या क्लॉज का मॉडिफिकेशन आप क्वेश्चन पूछ के कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। Now, simple adverbs are basically 11 types. Let's see how many we can finish in this class. First type of simple adverb is adverb of time. Adverb of time का क्या मतलब हुआ कि आपका जो भी काम है, यानी कि आपका जो भी verb है, वो किस टाइम पे हो रहा है, exactly when it is happening or being done by the subject, वो चीज आपको कौन बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। शी कम्स हेयर डेली, और यू कैन से शी कम्स हेयर एवरी डे। कब आती है, डेली आती है, एवरी डे आती है। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, कब जाएगी स्कूल या कब जाएगा स्कूल, टुमारो। सो बेसिकली व्हेन द वर्क इज बीइंग डन, it is told is you can extract that information from the adverb of time. Second is adverb of place. That means where the work is being done. कहाँ हो रहा है आपका वर्क, कहाँ, where is your working, where is your work, where the subject is working, or you can say where the work is being done. वहां पर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा, आपको वेग आइडिया बताएगा। कम हेयर में इफ यू आर सेइंग कमिंग, इफ यू आर सेइंग कि कम हेयर, ये जो सेंटेंस है आपको यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया जा रहा है, वेयर आपको हेयर का पता नहीं है, हेयर कहाँ पर है, बट whoever is saying this sentence and whoever is listening to this sentence, they both know कि क्या बात की जा रही है। तो कम हेयर यानी कि कम आपका मेन वर्ब हो गया सेंटेंस में, एंड हेयर इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। दैट मीन्स कहाँ वो काम आपको करना है या आपको बताया जा रहा है वो काम कहाँ हो रहा है, वही चीज आपका कौन डिस्क्राइब करेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर क्या बताता है कि आप कोई भी काम कितने बार कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स आर यू, how many times you can say you are repeating the work that you have done or you are doing, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है या कितनी बार आप रिपीट करते हैं हमेशा। दैट फ्रीक्वेंसी इज यू कैन से डिस्क्राइब्ड बाय द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, शी ऑफन कमिट्स मिस्टेक। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑफन कमिट्स मिस्टेक, मतलब ऑफन का मतलब ना तो हमेशा होता है, ना ही वो कभी कभी, मतलब आप कह सकते हैं बहुत कम होता है। ऑफन का मतलब कि वो बहुत बार ऐसा गलती रिपीट करती है या फिर मतलब हमेशा ये काम वो गलत करती है। ओके, हाउ फ्रीक्वेंटली, सॉरी, ही फ्रीक्वेंटली कम्स हेयर। ही फ्रीक्वेंटली कम्स हेयर का क्या मतलब हुआ कि वो, मान लीजिए कि इफ यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट फॉर यू कैन से 1 or 2 times per week, every week you go to that restaurant, you visit that restaurant 1 or 2 times, for them you are a frequent customer because
You come there every once or twice one in a week. तो फ्रीक्वेंट मतलब कि वो बार बार आप काम कर रहे हैं, हमेशा नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एवरी डे आप यू आर विजिटिंग द रेस्टोरेंट, जरूरी नहीं है कि आप मतलब even if you are visiting once or twice a month, it is also called frequent. Why? Because frequent का क्या मतलब होता है कि बार बार वो काम आप वैसा ही कर रहे हैं जैसा एक बार आपने कर चुके हैं। ओके, so he frequently comes. I have reminded you twice. मैंने 2 बार ऑलरेडी आपको रिमाइंड करवा चुकी हूँ। I will not be repeating or something, उसके आगे जो भी लगेगा। So adverb of frequency or number tells you how many times you are doing that work or you have already done that work. Okay. Now the fourth one is adverb of manner. Adverb of manner क्या होता है? Manner मतलब कि किस तरह से वो काम किया जा रहा है. Okay, how well behaved you can say, if you are saying that he is well mannered मतलब how well behaved he is. तो किस तरीके, बिहेवियर मतलब क्या, किस तरीके से वो किसी से व्यवहार कर रहा है, राइट. तो मैनर का मतलब ये हुआ कि आप किस तरीके से कोई काम कर रहे हैं. वट एवर वर्क इज बीइंग डन इन दिस सेंटेंस बाय द सब्जेक्ट, इन व्हाट वे इट इज बीइंग डन, कैसे वो काम किया जा रहा है. तो एडवर्ब ऑफ मैनर इज the one word that describes how the work is being done, in what manner is the work being done by the subject. If we take the example, this book is well written. Well written का मतलब क्या हुआ कि अच्छे से लिखा गया है. अच्छे से लिखा गया है कैसे आप बोल सकते हैं अच्छे से लिखा गया है, कि हो सकता है they have a lot of examples to understand the concept. The concepts are all the concepts are being described with you can say simple language, so that every student, average student हो, poor student हो, good student हो, सारे student उसको पढ़ के वो समझ सके. Then you can say the book is well written. तो the book is written is the main work. काम क्या हो रहा है कि किताब लिखी गई है. कैसे लिखी गई है वो आपको क्या बता रहा है, कौन सा वर्ड बता रहा है, well बता रहा है. So the book is well written. So written is your main verb and well is describing of how you are doing the work. In what manner are you doing the work? So whenever there's a word that describes your work, in what manner it is being done, then the word is called adverb of manner. Now fifth is your adverb of degree or quality. Degree or quality refers to the extent of doing something. Okay, adverb of degree or quality refers to the extent of, you can say how much are you able to do that work, कितना आप वो कर सकते हैं. If I say let's take the example of the apples are almost ripe. अब इसमें से अगर मैं apples are almost ripe ले रही हूँ, almost मैंने इस सेंटेंस में से हटा दिया. The apples are ripe, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी सेब हैं वो पूरी तरह पक चुके हैं. You can eat them, right? They are eatable. The apples are almost ripe, इसका क्या मतलब हुआ कि जिसको भी वो एप्पल देने हैं उसके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से वो एप्पल्स जो है वो पूरी तरह राइप नहीं हुए. दैट मीन्स थोड़ा बहुत कच्चा बचा हुआ है. सो ऑलमोस्ट क्या करता है कि किस एक्सटेंट तक वो राइप हुए हैं वो बता रहा है. सो एनी वर्ड दैट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ योर वर्क, or you can say how much the work has been completed or not completed, that can be described by the word adverb of degree or quality. So this much we are going to do in this class. Next class में we will study और बाकी जो है we will do in the next class. अभी इतना ही पढ़ लेते हैं. If you have any doubt you can ask me. Okay. पुराने भी जितने सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा चुके, सॉरी जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, उसमें से जो भी आपका डाउट है यू कैन आस्क मी. ओके.